समाकाश यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, एक तरफ वादों की रोशन तस्वीरें खींची जा रही हैं तो दूसरी जानिब इल्जामात की गूंज हर तकरीर में सुनाई देती है। कहीं तरक्की के ख्वाब बांटे जा रहे हैं, कहीं पुरानी कारकर्दगी का हिसाब मांगा जा रहा है। आज़ाद कश्मीर की सियासी फजा में सरगर्मियां उरूज पर हैं, जहां हर जमात खुद को उम्मीद का चिराग और मुखालिफ को नाकामी की कहानी साबित करने में मसरूफ नजर आता है। सड़कों से लेकर स्कॉलरशिप्स तक, घरों से लेकर नौजवानों के मुस्तकबिल तक, हर बयान और हर ऐलान अवाम की तवज्जो का मरकज बन चुका है। तो सवाल ये है कि अवाम वादों की चमक को तरजीह देंगे या माजी की कारकर्दगी को? कौन एतमाद की डोर मजबूत करेगा और वक्त बताएगा कि अवाम किस कारकर्दगी को तरजीह देते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी। एक तरफ एहतजाज की नई सदा बुलंद हो रही है तो दूसरी जानिब महंगा होता ईंधन हर सफर को मजीद मुश्किल बना रहा है। कहीं जलसों की तैयारी जोर पकड़ चुकी है, कहीं पहिया रुकने की वार्निंग मुइशत की रफ्तार पर सवालात उठा रही है। एक तरफ सियासी मैदान में रिहाई का मुतालिबा नुमायां है तो दूसरी जानिब बढ़ती महंगाई अवाम की रोजमर्रा जिंदगी को मजीद मुश्किल बना रही है। एहतजाज, हड़ताल, अल्टीमेटम और मुसलसल बढ़ते निर्ख, ये सब मिलकर ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जिसमें अवाम की परेशानी सबसे नुमायां दिखाई देती है। आने वाले दिन सियासी फैसलों के साथ साथ अवाम के रोजमर्रा मामलात पर भी नुमायां असरात डालते हमें नजर आएंगे। आखिर मुल्क के हालात किस रुख का इशारा दे रहे हैं? फैसलों का मरकज कहाँ होगा, असर किन पर पड़ेगा? हमारे स्टूडियोज में हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारा साथ देंगे, जिनमें हमारे साथ मौजूद हैं अनवर रजा साहब, किरण खान, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर इमरान और सायरा बानो। बहुत शुक्रिया आप सभी का वक्त देने के लिए। अनवर रजा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आज आप हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सर, प्रोग्राम का आगाज भी आपसे ही करना चाहूँगी। सर, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में हम देख रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो मरकज़ में भी तहादी हैं, एक दूसरे पर सख्त तनकीद करते इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पंजाब की जो कारकर्दगी है उस बेस पर नून लीग को वोट दिया जाए, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं। और फिर जो PMLN है वो भी सर पीछे नहीं हट रही, वो भी यही कह रहे हैं कि जो सिंध में आपने कारनामे सर अंजाम दिए हैं या बलूचिस्तान में भी आपकी गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो कुछ आपने कर लिया है वही हाल आप कश्मीर के साथ करेंगे। सो हालात यहाँ तक पहुँच गए, सर क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच। देखिए, दोनों रवायती हरीफ हैं और दोनों का इत्तेहाद भी बिल्कुल गैर फितरी है। दोनों ने सिर्फ इक़्तिदार के लिए वफाक में भी इकट्ठे हैं। अगर आप कारकर्दगी की बात करते हैं तो मेरिट पर देखा जाए तो बहुत सारे मंसूबे हैं जो पंजाब में शुरू किए गए हैं, लेकिन बिल्कुल वो तरक्याती मंसूबे अपनी जगह पर मौजूद, लेकिन वहाँ उनमें जो एम्बेजलमेंट है उसका भी तो किसने हिसाब देना है, उसकी भी तो बात किसने करनी है। और अगर आप सिंध की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आवाम की सूरत-ए-हाल वही है जो पहले हुआ करती थी। अब भी लोग वहाँ पर कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, रोज़गार के लिए तड़प रहे हैं। वहाँ पर कराची की जो सूरत-ए-हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें, इकॉनमी की सूरत-ए-हाल देखें तो फिर भी आपको पता चलेगा। अगर आप कंपैरिजन करें तो पंजाब कदरे बेहतर है, सिंध की सूरत-ए-हाल है। अब आते हैं हम आज़ाद कश्मीर पर। देखिए, आज़ाद कश्मीर में जो कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी है, उस हवाले से हुकूमत वफाक ने और जो वहाँ पर मौजूद आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट है, उन्होंने बड़ा मिसकैलकुलेट किया, जिसकी वजह से हालात बड़े ख़राब हुए। अब हम इलेक्शन की तरफ आ जाते हैं। 27 को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, लेकिन इन इलेक्शंस में आप देखें ना कि अगर वफाक की जो बड़ी पार्टियां हैं वो पंजाब के अंदर हों, सिंध के अंदर हों, मुल्क के किसी हिस्से में भी हों, वो अगर अपने मंशूर पर 25% भी काम करें तो आज उस सूबे के और वफाक के हालात इंटायरली डिफरेंट हो, बदलते हुए आपको दिखाई दें। मंशूर पर तो ये सियासी जमातें अमल नहीं करती। जब कोई इंतखाबात का वक्त आता है तो फिर इनको मंशूर याद आ जाता है और उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, कानून नज़र आता है, आइन नज़र आता है। कभी किसी जमात ने इम्प्लीमेंट किया, किसी आइन पर, किसी कानून पर कतन नहीं किया। अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देख लें, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ, उसमें PTI भी है, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें नून लीग भी है, JUI भी है, MKM भी है, बाकी दीगर जमातें भी हैं। अब आज़ाद कश्मीर में हो क्या रहा है? एक बात तो यह है कि जो आज़ाद कश्मीर की पॉपुलेशन है, लोग हैं, वो बड़े पोलिटिकली बड़े ग्रूम्ड हैं और बड़े मिच्योर्ड लोग हैं। वो इस तरह नहीं है कि आपके मंशूर और आपके सियासी नारों या मुखालिफ तकरीरों की वजह से आपको वोट देंगे। वो शऊर रखते हैं, वो बिल्कुल कारकर्दगी की बुनियाद पर आपको वोट देंगे। और अगर कारकर्दगी की बात करें तो नून लीग के दौर में वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, वहाँ पर सड़कों का रोड जो है वो नेटवर्क बना है, तो लोग देखते हैं कि किसने काम किया है, वहाँ के लोग काम को तरजीह देंगे। अब वहाँ पर हालात इसलिए भी ख़राब आपको दिखाई दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी को स्पेसिफिक मैं कहूँगा कि इस दौर में जब कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी का मामला था तो आप देखें कि पीपल्स पार्टी का उनके साथ जो लेजॉन रहा वो उस तरह नहीं रहा जिस तरह वफाक चाहता था या इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी। अब उसका उनको नुकसान हो रहा है। अब अगर आप सूरत-ए-हाल देखें तो मुझे जो लगता है पोलिटिकली जो सिचुएशन है वो नून लीग की फेवर में है और पीपल्स पार्टी उस तरह वहाँ पर नहीं है जिस तरह उसको होना चाहिए था। उसकी वजह ये जो वहाँ पर ब्लॉक किया गया है रावला कोर्ट को, वहाँ पर जो एहतजाज किया जा रहा है उसको मिसकैलकुलेट करना एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरा, वहाँ पर पीपल्स पार्टी उस तरह नहीं कर पाई काम जिस तरह करना चाहिए था। पीपल्स पार्टी के अंदर भी कोई इख्तलाफात मौजूद हैं। उसकी वजह यह कि
फैसल राठौर जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के, उसकी निस्बत वहाँ के जो सीनियर लीडरशिप थी वो समझते थे कि शायद प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया जाएगा, उनका हक है। लेकिन ये भी अंदर की एक दरार है, उसको भी दूर करना है। बिलावल भुट्टो के आप देखें जल से वहाँ पर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुखालिफ जो है तकारीर कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून उनके मुखालिफ तकारीर कर रही है। तो ये सिर्फ आप देखिए कि इंतखाबात की हद तक है। मुझे जो लगता है ये आप एज्यूम कर सकते हैं अभी के इंतखाबात 27 को उसका रिजल्ट आएगा, हम इसको सियासी एक तजिया कह सकते हैं कि वहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कुछ बेहतर है। लेकिन अगर आकाशा आप देखें, मैं ज़रा इसको रिलेट करूँगा जीबी के साथ। जीबी में भी तो आपने देखा ना कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहाँ जिसका वजूद ही नहीं था वो भी वहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर भी मुझे लगता यह है कि आज़ाद कश्मीर में जहाँ नून होगी, पीपल्स पार्टी होगी, मुमकिन है वहाँ पर इस्तेकाम पार्टी को भी कुछ नशिस्तें मिलें। तो इससे आप ज़रा ओवरऑल इस सियासी मंजरनामे को देखिए कि मुझे लगता यह है कि दूसरी जो सियासी जमातें हैं जिनका इतना काट नहीं है, मेरी मुराद इस्तेकाम पार्टी से है, उनको भी जीबी में हिस्सा दिया गया और उनको मुमकिन है। सर सॉरी, यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। सर पीटीआई जो है उसने इस कश्मीर इलेक्शन का बायकॉट किया, लेकिन कुछ अंदर की खबरें इस वक्त कुछ और ही कह रही हैं कि शायद पीटीआई जो है आखिरी टाइम हिस्सा लेने की बात कर ही दे। इसमें कितनी सदाकत लग रही है आपको? ये आपने उससे पूछा? जी बिल्कुल जी। अच्छा, एक तो देखिए कि उनका ये फैसला बिल्कुल गलत था। ये फैसला ऐसे गलत था कि वफाक में भी उन्होंने, जब आपने देखा कि पार्लियामान से बाहर आए तो उनकी क्या हैसियत रहेगी, वो सियासी तौर पर कमज़ोर हुए। लिहाजा उनको ये लगता ये है कि शायद उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। अगर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा तो आपको इंतखाबात से बाइकाट नहीं करना चाहिए था। ये एक बड़ी सियासी गलती होती है किसी भी सियासी जमात की। आपके जो वहाँ पर कैंडिडेट्स होंगे, जो इलेक्टेबल्स होंगे, वो कोई पीपल्स पार्टी में जाएंगे, कोई आज़ाद होंगे, कोई नून होंगे, कुछ इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने एक पोलिटिकल गलती की। अगर वो समझते हैं कि उनको वहाँ पर वो मैदान उनके लिए नहीं है जिस तरह दूसरी सियासी जमातों के लिए, तो मेरा ख्याल था कि उन्हें उस इंतखाबात का हिस्सा बनना चाहिए था और उसके बाद वो अपना पार्लियामान के अंदर आके एहतजाज भी करते, पार्लियामान के अंदर आकर वो अपना लेजिस्लेशन करते, जो चाहते करते। लेकिन अगर आप इंतखाबी सियासत से बाहर होते हैं तो फिर आपकी वो हैसियत सियासी तौर पर नहीं रहती, आप सियासी जमात के तौर पर कमज़ोर होते हैं। उन्हें मेरा ख्याल है कि बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। तो अब शायद वक्त भी नहीं है पूछ लेते हैं इंतखाबात का हिस्सा बाइकआउट। हाँ, बाइकआउट अगर किया है तो क्यों किया है? अली इमरान साहब बहुत शुक्रिया सर, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर सियासी तौर पर आपने खुद को खुद ही कमज़ोर कर लिया है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सभी कह रहे हैं। और ये आज से नहीं, काफ़ी टाइम से कि जब भी कोई किसी भी किस्म का जो इलेक्शन होता है अगर उसका बाइकआउट किया जाता है तो उसी सियासी जमात को बहुत ही ज़्यादा सर नुकसान होता है। लेकिन चलें, आप हमेशा से कहते हैं कि हमें दीवार में चुनवा दिया गया है तो हम इस पर जवाब नहीं देंगे। लेकिन एक और सवाल सर आपके सामने रखना चाहूँगी। सर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी इस वक्त वहाँ पर हमें लड़ती जुमलों का जो तबादला है, सख्त जुमलों का, वो होता सर इस वक्त नज़र आ रहा है। लेकिन हम देखेंगे कि वहाँ पे कारकर्दगी किसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी बेस पे आवाम जो है उनको वोट कास्ट करेंगे। सर क्या समझते हैं आप, कौन जो है वहाँ पे कामयाब होने जा रहा है और होना चाहिए उसको कामयाब? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आकाशा, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जो इलेक्शन का बाइकाट किया, अभी जो मेरे पैनलिस्ट दोस्त बात कर रहे थे कि इससे हमें नुकसान होगा। भाई, अगर हमें इलेक्टेबल किसी और पार्टी में जाते हैं, वो नून लीग में जाएं, वो पीपल्स पार्टी में जाएं, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। ना हम इस इलेक्शन को लड़ेंगे। हमारे साथ 8 फरवरी 2024 को जो पाकिस्तान में हुआ, उसके बाद जीपी के इलेक्शन में जो हुआ हमने देख लिया। इसके बाद भी अगर हमें यह कहा जाए कि हम इलेक्शन के अंदर जाएं और अपने लोगों की तस्दील करवाएं, अपने लोगों पर FIRs करवाएं और रियासती तशद्दुद का उनको निशाना बनाएं, तो हमें इलेक्शन लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तरह की हमारे वोटर की बात, वोट सिर्फ इमरान खान का है, चेहरा कोई भी खड़ा कर दे। और आपने ये पाकिस्तान के इलेक्शन में 8 फरवरी 2024 को देखा कि हमें ना तो हमारे से बल्ले का निशान छीन लिया गया, हमें खैर से हम कोई सियासी पार्टी नहीं थे, और उसके बाद भी आपने देखा कि हमें तोरी, भिंडी, चम्मच, बल्ब, मेज, घड़ियाल के निशान दिए गए। और आप फिर देखा कि अगर उस सारे स्टैट्स को बाहर निकाल के देख लें तो 4 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानियों ने हमें वोट दिया। और अगर फॉर्म 47 के हवाले से भी देख लें, जो कैंडिडेट्स हमारे जीत के असम्बलियों में गए वो भी 1.5 करोड़ से ऊपर थे। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट पहले भी इंटैक्ट था और आगे भी इंटैक्ट रहेगा। हमें ऐसे जैली इंतखाबात की और ऐसे जैली सिस्टम में किसी किस्म की जाने की कोई जरूरत नहीं। हमने बाइकाट किया और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये बाइकाट बरकरार रहेगा। क्यों कि अगर हमें बुनियादी हकूक ही नहीं दिए जाते, हमें इस मुल्क का शहरी तस्लीम नहीं किया जाता, और हमारे जो बुनियादी हकूक है अगर वही सलब कर लिए जाते हैं, ना हमें बोलने की आज़ादी, ना हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ना फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, ना हमें बाहर निकले दिया जाता है, ना इलेक्शन कैंपेन करने दी जाती है, हमारे कैंडिडेट्स को जो है वो पेपर्स तक जमा करवाने की इजाजत नहीं दी जाती, उनको रास्ते से उठा दिया जाता है, तो क्या ऐसे हालात में हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए? मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी का जो ये फैसला है ना लड़ने वाला, ये बिल्कुल ठीक है। और मैं ये कहता हूं इनसे, आज भी अगर आज हमें इजाजत, ये जो ये इलेक्शन करवाने वाले हैं, ये आज
सिर्फ इतना कह दे कि हम हमारे साथ वो बराबरी का सलूक किया जाएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी, हम इन सारी पार्टियों को वहां पर चित कर देंगे और फिर इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी की ये बात सर ये तो ये पार्टी तो सर चाहती हैं कि आप ना इस तरह मतलब हमें जरूरत नहीं है। अगर नहीं सर ये तो चाहते हैं ना, लेकिन अवाम तो चाहते हैं कि आप लोग सामने आए। अब आप अवाम जितना अवाम देखिए, जॉइंट एक्शन कमेटी का जहां पर इस वक्त कश्मीर में उनका डंका बज रहा है, और ये सारी तमाम जैली पार्टियां ये क्यों नहीं पुंछ डिवीजन में जाके चल सकते, ये क्यों नहीं मुजफ्फराबाद डिवीजन में जाके जलसे कर रहे? इसलिए अब देखें, अब मैं आपको बताता हूं, अब आपने दूसरे सवाल की तरफ आ जाएं। देखें ये इतने बदबूदार सियासतदान हैं आकाशा, आप ये देखें कि ये दोनों अच्छा बिलावल भुट्टो जाकर वहां पर आज नून लीग के खिलाफ बोल रहे हैं, और भाई मेरे तुम्हारी पार्टी इस वक्त असेंबली ऑफ पाकिस्तान के अंदर इनकी अदालत, और जो तुम कानून पास करते हो, मईशत का बेड़ा तुम दोनों ने मिलकर किया, सनत का बेड़ा तुम दोनों ने मिलकर किया, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क तुम दोनों ने मिलकर किया, और आज भी कर रहे हो। आज ख्वाजा आसफ की जो तकरीर है उसको कंडेम कर रहे हो। तुम पहले सोए हुए थे, अच्छा अगर तुम्हारे अंदर बहुत ही अवाम की मोहब्बत जाग गई है, उठो और बेंचों से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपोजिशन पर बेंचों पर बैठकर बात करो, फिर तुम्हें पता लगेगा। और फिर तुम्हारे कॉल ऑफ फेल के तहत आज तुम्हारा शर्जील मेमन सिंध के अंदर खड़ा होकर कह रहा है कि ये तो फार्म 47 की हुकूमत है। अगर तुम्हें पता है कि ये फार्म 47 पर धांधली करके आए हैं, तो तुम इनके साथ बराबर के जुर्म के शरीक हो, फिर क्यों बैठे हो इनके साथ? निकलो असेंबलियों से बाहर, बैठो अपोजिशन के ऊपर और इनकी वहां पर खड़े होकर इनके खिलाफ करो। जब इलेक्शन आता है, पंजाब के सिंहासन पे बैठी मरियम नवाज कहती है हमने तरक्की को, भाई आप वाले साहब 3 दफा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे और 3 दफा आपके साथ कश्मीर में हुकूमत रही, कौन से आपने वहां पर जो है वो अंबार लगाए तरक्की की, और कौन सा वो आवाम खुशहाल हुई? आज भी पहाड़ों से लोगों को चारपाइयों के ऊपर डालकर नीचे लाया जाता है, आज भी वहां पर कोई मेजर अस्पताल नहीं। आज कश्मीर के अंदर कोई शख्स बीमार होता है तो उसको पाकिस्तान, इस्लामाबाद या पंजाब के हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है। ये सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और नवाज शरीफ साहब को धूप लगाने के लिए, जैसे जब सर्दियां शुरू होने लगती है तो कमलों को बाहर निकाल के रखा जाता है कि उनको धूप लगाई जाए, उनमें से बू खत्म हो जाए। नवाज शरीफ साहब को यहाँ से लेकर वहां पर जाकर मुजफ्फराबाद में, और ये देखें आकाशा, जरा मेरी बात मुझे 1 मिनट जरूर दीजिएगा, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। आकाशा मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा। देखें आज इनकी एक वीडियो सरफेस हुई है मरियम नवाज साहिबा की, जिसमें कहती है मैं तो ब्लू ब्लड पंजाबी हूं, मैं पंजाब में पैदा हुई हूं। अच्छा और वहां पर जाकर कश्मीरियों को बेवकूफ बनाने के लिए ये कौमी सतह के लीडर हैं, और इनका कैरेक्टर देखें कि ये वहां पर जाकर खुद को कश्मीरी जाहिर कर आप बाकी पूरे मुल्क पंजाब और कश्मीर को क्या पैगाम दे रही है कि मैं कश्मीरी हूं, मेरे रूह में कश्मीरी है। इसमें एक छोटा सा वाकया चंद सेकंड का सुनाऊं। पंजाब की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुआ और अल्लामा इकबाल लाहौर से इलेक्शन लड़े, उनके मुकाबले में एक शख्स इलेक्शन लड़ा और वो अराई बरादरी का था, और अल्लामा इकबाल कश्मीरी थे। तो उस अराई ने हर जगह पर जलसा करके कश्मीरियों को करैक्टर असोसिएशन की। फिर अल्लामा इकबाल के दोस्तों ने कहा कि आप भी हम जलसा करवाते हैं, कश्मीरियों की बात करें। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है आप कराएं, मैं कश्मीरियों की बात करूंगा। जब वो जलसा मोची दरवाजा लाहौर पे हुआ, अल्लामा इकबाल ने वहां पर खड़े होकर कहा, उसने कहा मैं उस कश्मीरी पे लाल जो कश्मीरी समझकर वोट देगा, मैं एक पाकिस्तानी और तमाम जो लोग हैं वो मेरे लिए बराबर है, मैं कश्मीरी की वोट लेने आया, और ना ही मैं ऐसे सिस्टम से वोट लूंगा जहां पर सिर्फ कश्मीरी का नारा लगाया जाए। ये कौमी सतह के लीडर हैं और ये मुल्क को बरादरियों और कौमों में तकसीम करते हैं। वहां पर जाके ये कहते हैं हम कश्मीरी हैं, और इसका मतलब है कि आप कश्मीरियों के लीडर हैं, आप सिर्फ कश्मीरियों के नुमाइंदा हैं। तो पाकिस्तान बसने वाले लोगों के आपने, ये हारे हुए लोग हैं, ये हार चुके हैं, इनको पाकिस्तान की सर मैदान में कोई है ही नहीं, तो सर जीत ही जाएंगे ना। बहुत शुक्रिया सर, इस वक्त अली इमरान साहब आपका पॉइंट आ चुका है जी। तो नाज़रीन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सायरा जी आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया, काफ़ी दिन बाद आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं। सायरा जी ये दो पार्टीज जो है PFLN की बात कर ली जाए या पीपल्स पार्टी की बात कर ली जाए, इस वक्त इनमें जो सख्त जुमलों का तबादला है वो भी हो रहा है, लेकिन देख लेना दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि PTI भी वो जिद्दी बच्चा बना हुआ है जो एक कोने में बैठे और कह रहा है बॉल मुझे नहीं मिल रही सो मैंने खेलना भी नहीं है। भाई आप खेलोगे, गेम में आओगे तो तभी हालात जो है आपके लिए भी बेहतर हो सकते हैं। सो ये इस चीज़ को मानने से इनकारी नजर आते हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? इन दो पार्टीज की क्या बात करनी है, तो बयानात सुन के हंसी आ रही है, हंसी के साथ गुस्सा भी साथ साथ आ रहे हैं कि ये क्यों बेवकूफ समझते हैं आवाम को।
कोई भी बेवकूफ नहीं है। इनकी नूरा कुश्ती और उससे पहले भी 2024 की जब इलेक्शन हुए थे तब इनके बयानात एक दूसरे के खिलाफ सुन लें। उससे पहले फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इक़्तिदार की हवस इनको इकट्ठा कर देती है। फिर वो कहते हैं किसी की छतर छाया में इकट्ठे बैठते हैं और फिर तमाम तरमीम भी पास करवाते हैं और एक दूसरे के जी उनके बयानात हैं कि ये वजीर आजम शहबाज शरीफ नून से ज्यादा हमारे वजीर आजम हैं। वो आते हैं और तमाम चीजें होती हैं और अब जब इलेक्शन उसकी बात आ गई तो और फिर हर कोई पता नहीं हमारे मनोरंजन के लिए इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं कि क्या है। वरना देखे ना, जब इनसे पूछा जाए तो ये नहीं कहते कि हमारी जीत होगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं हमें 17 सीटें मिलेंगी। भाई क्या चोंगे में मिलेंगी? कौन दे रहा है, कौन बांट रहा है? बताए ना कि वो उनको 17 सीटें मिलेंगी। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से फरवरी के इलेक्शन हुए थे वैसे ही इलेक्शन होंगे, बिलावल साहब ने कहा था। यानी कि ये क्या है, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये सब। फिर उनके बयानात देखें, वो लोगों को कह रहे हैं आए मैं वो आपको सेल दिखाता हूँ जहाँ पर एक निहत्ती लड़की कैद थी। तो भाई फिर जिन्होंने सेल में डाला आप उन्हीं के बगल बच्चे बन के घूम रहे हैं, उनकी बी टीम बन के घूम रहे हैं। तो ये किसको बोल रहे हैं? उस आवाम को जो महंगाई से पिसी हुई है, जो इनको दामन उठा उठा के बद्दुआएं दे रही है, किस आवाम को ये तमाम चीजें सुना रहे हैं? या बढ़ चढ़ के अपना आप पेश कर रहे हैं कि जिन्होंने 17 सीटें और 20 सीटें इन्होंने देनी है, जिन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को, कि जो वो कहते हैं कि उनके मेंबरान भी नहीं थे, उन पे आजाद उम्मीदवार शामिल करवा के उनको हिस्सेदार बना दिया। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? बाकी आप मुझे बताएं। चले ठीक है, ये पहले हम भी गुफ्तगू करते होते थे कि इंसान को फिर भी सियासी धारे से अलग नहीं होना चाहिए, मगर ये कौन सा धारा है कि जिसमें आपको पार्टीज को पहले पता होता है कि 17 हमें मिल जाएंगी, आजाद उम्मीदवार बेटा तुझे आईपीपी तुझे मिल जाएंगे, और बाकी ये कि जिसकी बोली लगी उसको वहां का इख्तिदार मिल जाएगा। वो जैसे अभी अली इमरान साहब ने कहा, जा तो सकते नहीं है वहां पर, ब्लैकआउट किया हुआ है, हमें क्या पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वहां पर, और ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, हम तो अपने 2024 के इलेक्शन को रो रहे हैं कि जिस वक्त हमारे पीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया था कि भाई ये तमाम चीजें आ गई थी कि हमें ये कहा था कि आप ये करें तो आपके सामने सीटें हैं, वरना 0 लिखा हुआ है। हम तो खुद उस वक्त कह रहे थे कि भैया फिर हम इलेक्शन में गए क्यों? फिर 4 पैसे खर्च हुए, वो भी क्यों हुए? तो जब वहां पर आपको पता है कि ये ना इनसे निशानात छीन लिए गए, सारा कुछ हो गया, तो अब क्या आप मुझे बताएं कि अगर आप असूल की बात करें, अब इस मुल्क में कोई असूली सियासत तो रह ही नहीं गई ना कि आप और हम अगर बैठ के असूल को रोएं कि भाई असूल ये बनता है, इनको साथ होना चाहिए। वो जो इतने स्टबन बने हुए हैं, जो एक ढिटाई की हद तक अकड़े हुए हैं कि बस इस पार्टी के साथ ये करना है तो ये करना है। अभी आप देख लें कि वो, मुझे तो हंसी और हैरत आ रही थी कि क्या बोलते हैं उसको, कैसे मैं समझाऊं, कि वो कहते हैं ना कि कोई अमीर आपके सामने जिस तरह झगड़ा होता है तो उसमें हमें अखलाकियात याद आ जाती है, तो तमाम जो गुस्सा और गैरत है वो गरीबों पर उतर जाती है। ये किस तरह नॉर्मली आपको मैं हालात बता रही हूँ हमारे जो माशरे के हैं। तो आप देखिए ना, मौलाना साहब ने जो बयान दिए उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं है चूं करने की, किसी की हिम्मत नहीं है चूं करने की। वो बहुत प्यार स्वभाव से समझा रहे हैं और कोई कुछ वो नहीं हुआ। उधर से एक पुराने इंटरव्यू की बात आती है, इस किस्म की कोई बात आप हमारे मुंह से निकल जाए, अवल तो प्रोग्राम ही कट हो जाएगा, प्रोग्राम बंद करवा देंगे। तो आप मुझे बताइए कि ये क्या चल रहा है? यानी कि अपनी पसंद नापसंद पर सब कुछ चल रहा है ना जी। तो सही कहा। चले सायरा जी मौलाना साहब पे बहुत बात हुई है, उनको थोड़ा साइड पे रख देते हैं। मैं एक और सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी। बात नहीं करी उन पे कोई, मैं चलें सायरा जी, आपने कहा कि अवाम जो है वो बेवकूफ नहीं है, जो इन्होंने समझ लिया है, अवाम अक्लमंद है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मजबूर इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। सायरा जी, 2 पार्टीज जो इस वक्त लड़ रही हैं आपस में, इल्जाम तराशियां जो है वो वाला सिलसिला भी जारी है। सो नबील गबोल साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि हम 24 घंटे में हुकूमत गिरा सकते हैं। क्या समझते हैं कि सिर्फ ये बयानबाजियां ही हैं या ऐसा कुछ हो भी सकता है, हालात खराब हो भी सकते हैं? कुछ भी नहीं हो सकता। इजाजत मिलेगी तो हालात खराब होंगे। 150 पेट्रोल पर ये सारे निकल आए थे ना, तो इजाजत होगी तो हालात खराब होंगे। बाकी गिराते तो भाई गिरा देना,
गिरा दें। हर दफा क्यों बोलते हैं कि ईद के मार साले, ईद के मार साले? बता दो इनको, जो आपके लीडर के ऊपर बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो एक दफा करके दिखा दो ना कि हम ये भी कर सकते हैं। ये सब कहने की बातें हैं, पढ़ के आप इनसे वो जितनी मर्जी वो कहते हैं ना कि मार लो, और ये तमाम चीजें हैं अवाम के लिए। अवाम है कहाँ इसमें? जिस मुल्क के वसाइल लूटने के लिए ये सब बेचैन है कि इक्तदार की कुर्सी मिल जाए, आप उस अवाम की हालत तो देखें। आप जो अभी इन्होंने ये जो पेट्रोल का सारा वो किया है, मैं तो बस अपनी अवाम को भी मैं कहती हूँ कि जाहिर है आप वो कहते हैं ना कि लीडरान का इंतजार मत करें। बाकी वो कहते हैं कि चारों तरफ लोग अपने सारा जी, अब अवाम इंतजार कर भी नहीं रही है। हम हमेशा से ये पीटीआई वाले जो हैं ये हमेशा से बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम मुल्क की बहुत ही ज्यादा ताकतवर जमात है, अवाम हम पे बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अब देख लें कि 5वां दिन है और तेल की कीमतें कहां से कहां पहुंच गई हैं। यौमिया बेस पे कीमतें जो है बढ़ाई जा रही हैं। सायरा जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की गई पीटीआई की जानिब से, और फिर ये कहते हैं कि हम बहुत बड़ी जमात हैं। ये इनसे गिला है कि ये इनको करना चाहिए। मैं वही कहती हूँ ना कि अगर इनकी तहरीक को इसीलिए तभी कामयाब होगी जब ये अवाम के मसाइल को फ्रंट पे रख के चलेंगे। अवाम के मसाइल पे मैं हमेशा कहती हूँ कि मुंह में दही जमा के असेंबली में बैठे हुए ये जो इन्होंने एक ड्रामाबाजी लगाई हुई है हुकूमत ने कि डेली बेसिस पे पेट्रोल का सारा कुछ हो रहा है, ये तो इनके पास ऐसे हाथ के बने हुए इशू, मतलब जैसे ना वो मिले हैं इनको प्लेट में रख के। मगर अफसोस है कि चलो भाई अपने लीडर की बात ना करो, अवाम की बात तो कर लो। इनका लीडर भी तो अवाम के लिए जेल में है ना। अगर अभी खान साहब बाहर होते तो क्या वो इन तमाम चीजों को, उनसे तो जलसे, जुलूस, एहतजाज, मुजाहरे सब कुछ चल रहे होते। इनका हाथ किसने रोका है कि ये अवाम के लिए बात ना करें? कोई सारा वो हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं, कोई इनसे ये सवाल नहीं करता। ये असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर सवाल कर लें कि ये जिस भी वो कहते हैं ना गोबर दिमाग में ये ख्याल आया था डेली बेसिस पे पेट्रोल का करने का, आप मुझे बताइए आकाशा, यहाँ पर हमारे बाकी सहाफी भी बैठे होंगे, ये जो बिजली के बिल में फ्यूल एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? क्या पूरे साथ पूरी एक क्या 4 सफ़े लगे हुए होंगे कि बुध को ये था, जुमेरात को ये था, इसका कंक्लूजन ये निकाल के आपकी बिजली में ये जो फ्यूल प्राइस इन्होंने लूट मार कर दी है। मैं तो खुद हमेशा मैं बात करती हूँ कि हम भी पता नहीं क्यों खामोश हैं। अब मैं कहती हूँ कि फिर बात यही है कि ये अवाम को समझना चाहिए कि ये तकलीफ उनकी तकलीफ है, और खुदा के वास्ते अपने हक के लिए निकल आए। यहाँ पर हमारे सिंध में ये सिंध के बड़े बड़े वजीर बातें करते हैं, इनको तो मैं कहती हूँ कि शर्म भी नहीं आती कि भाई जो यहाँ बैठे हुए लोग के अंधे गूंगे बहरे हैं कि जो आप लोगों की हरकतें नजर नहीं आती। यहाँ पर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का हुआ, वो तलबा ने एहतजाज किया। हमारे यहाँ भी खुदा जाने क्या खिला दिया हमें, हमारी नस्लों को, कि वो जो कहते हैं ना तहरीक जो दिल में, आई एम सॉरी, कि वो जो गैरत और वो हमीयत है वो उठ ही नहीं रही, कि इनकी नौकरियां खा गए। सिंध ये जो पब्लिक सर्विस की थोड़ा सा टुनपुन एहतजाज किया और उसके बाद बैठ गए, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे सिंध में ये क्राइटेरिया है कि बेटा सरकारी नौकरी मिल जाए, वो भले घोष नौकरी मिले, कुछ भी मिले, क्योंकि चलन ऐसा है ना, जैसे वो कहते हैं ना कि जैसे हुक्मरान वैसी अवाम, कि वो अवाम भी अब बस यही चाहती है कि कुछ शॉर्टकट मिले और हमें ये तमाम चीजें हों। अब इन तमाम बातों पे मैं सच कह रही हूँ कि कोई ना तबसरा करने को दिल करता है ना कुछ, के इनके बड़े बड़े आके बातें बताते हैं, अवाम को रिलीफ देने में नाकाम है। उधर से तेल मांग रहे हैं, उधर से भीख में डॉलर मांग रहे हैं। भाई मुझे बताओ ना, वो तेल क्या ब्यूरोक्रेसी को, इन अपने बाबुओं को जो असेंबली में बैठे हुए इनके लिए फ्री पेट्रोल मांग रहे हो, और जो डॉलर अमेरिका से मांग रहे हो उस डॉलर का क्या इस्तेमाल करोगे तुम लोग? हमें भी तो बताओ ना। ये जो 100% अलाउंसेस कर दिए हैं, ये इन्होंने कर दिए। इन्होंने तो स्टेट के अंदर स्टेट बना ली है अपनी। ये जो अपनी पैरा फोर्स हो गई, पता नहीं CTD और क्या क्या है, इनको इतना मजबूत कर रहे हैं कि ये तो मैं तो बड़ी देख के मैं हैरान हूँ। इन्होंने तो अपनी फौज खड़ी कर दी है, अपनी फौज। सही कहा जाए इनको। सही कह रही हैं सायरा जी। सायरा जी, इस वक्त हुकूमत को भी बताया जा रहा है, जिस तरीके से पीटीआई को बताया जा रहा है कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं, अगर इस तरीके से कर ले तो हो सकता है बेहतरी हो, आपकी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा आसानियां हो, या आपके जो बानी पीटीआई हैं हो सकता है इन तमाम तर चीज़ों पर अमल करने से वो बाहर भी आ जाएं। लेकिन जिस तरीके से सायरा जी ये नहीं मान रहे, वैसे हुकूमत भी नहीं मान रही कि ये जो अंदरूनी तनाज़ात हैं इससे मुल्की हालात वाक़यात जो है शदीद हद तक बिगड़ चुके हैं और पाकिस्तान के लिए खतरा जो है वो मंडला रहा है। इस पे कुछ कहना चाहेंगी?
ये आपने जो मुल्की हालात है उनकी बात करी। जी तो सायरा मैं- जी, जी बिल्कुल। हाँ, तो ये तो जो ताकतवर है, जिनके पास कुछ देने की ताकत है, वो क्यों नहीं समझते इस चीज को। मुझे तो ऐसे लगता है कि इस अफरा तफरी में ही कोई अपने फायदे ले रहे हैं, कि इस अफरा तफरी में भी ये जो हुक्मरान जमाते हैं, जो ज़ाहिर अवाम में जो जाती उठती बैठती हैं, ये मैं ताल्लुक तो है ना अवाम से, भले वो थोड़ा हो, ये अवाम नापसंद करती है, इन्हीं को डरा डरा कर और ये तमाम अपने मकासद हासिल किए जा रहे हैं। कहीं सुकून की ना कोई खबर है, ना कुछ पता चल रहा है। कश्मीर के हालात हैं, मैं तो हैरान हूँ कि इन्होंने उनको गद्दार करार दे दिया। अब मैं बोलूंगी तो काट देंगे कि भैया 77 साल से उन्हीं के सर पे खाए जा रहे हैं हम लोग, जी वरना तो ये बॉर्डर्स हमारे सुकून में हो, पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात हो जैसे बाकी मुल्कों में होते हैं, तो कम से कम हम अपनी डेवलपमेंट की तरफ तो तवज्जो दे लें। मगर वही बात है, अभी ये इसका इलेक्शन आ गया, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ कर देंगे। करना क्या चाहते हैं कोई इनके साथ, वो जो कहते हैं कि जो पड़ोसी मुल्क हैं और जो बरादर मुल्क हैं, एक तो बरादर मुल्क भी समझ नहीं आती। आप मुझे बताएं, सिफारतकारी में इन्होंने उसमें भी बरादर इस्लामी मजहब घुसा दिया। अरे भाई, पड़ोसी पड़ोसी होता है, सफारती ताल्लुकात होते हैं। मुझे तो एक इस चीज की समझ नहीं आती, चारों तरफ से मुहाज खोल के बैठे हैं, मैं समझ नहीं आ रही मुझे कि यहाँ पर आप कम से कम सियासी इस्तेहकाम ही लेकर आ जाएं। क्यों इस तरह वो कर रहे हैं, समझ से बाला तर है, खुदा पाक उनको अकल दे दे। मगर वही बात है कि आपके पास ताकत होती है तो मेरे ख्याल में बाकी सब कीड़े मकोड़े नजर आते हैं और वो लोग समझते हैं कि अच्छा भाई ये क्या बोलेंगे या क्या नहीं होगी। ताकत बड़ी बुरी चीज होती है। इंसान समझता है कि मुझे रहना है, हालांकि मिसालें भरी हुई हैं, क्या फिरौन था, क्या यजीद था, क्या नमरूद था, और बड़ी बड़ी चीजें, और जिन लोगों ने वो कहते हैं कि अपनी जन्नतें बनाई थी, और जो लोग चीजें लेकर आ गए थे कि भाई शायद हम लोगों ने रहना है यहाँ पर सारी जिंदगी तो कोई भी नहीं रहा। कोई ऐसा काम कर जाए, इनको पता ही नहीं है। आप इनसे कुरानी आयात सुन लें, आप इनसे किस्से सुन लें, मगर इनको ये नहीं पता कि दरिया फरात के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मरेगा तो वो हुक्मरान की पकड़ होगी। उनकी किस्से कहानियां ही नहीं खत्म होते। बस अल्लाह करे कि कोई ऐसी तहरीक या इनकलाब उठे तो मैं बस कहूँ कि इनको तो कोई तो नहीं, भागने का मौका भी ना मिले, अपनी लंगोटी में भाग सके तो भागे। जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किया है, जो इन्होंने हमारे साथ किया है, कि वो कहते हैं ना कि कोई खुशी जिंदगी में रह नहीं गई कि आप किसी चीज से खुश हो, कोई खुशी नहीं रहेगी। परेशानियां मैं तो खुद ये सोचती हूँ कि चले हमारे पास तो फिर भी चले कुछ कर सकते हैं। जो एक आम बंदा कभी गुजरते हुए कभी किसी रेड़ी वाले को या भुट्टे वाले को देखूं तो सोच में पड़ जाती हूँ कि ये कितना कमा कर लेकर जाएगा, क्या करेगा। यहाँ सिंध में आटा नापैद जो इन्होंने छापे मारे हैं अपनों को, वो कहते हैं ना कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बोला कि एक बंदे की 3 करोड़ की गंदुम पड़ी हुई थी, 25-30 लाख रुपए दे के उसने 2 दिन की मोहलत ले ली और उसके बाद वो चला गया। कहाँ है वो गंदुम? 1700 पे मिल रहा था, आज फिर 2100 रुपए में मिल रहा है आटा। इनका पेट ही नहीं भरता। इनकी शक्लें देखें, कभी बाथरूमों में गिर रहे हैं, कभी इधर गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा, कभी बच्चे मर रहे हैं, किसी ने नशा कर लिया, किसी ने ये कर लिया, किसी ने वो कर लिया, मगर इनकी हवस ही नहीं पूरी होती। इनको खुदा की लाठी का भी नहीं पता कि ये जो हमारे साथ हो रहा है ये खुदा की लाठी है, ये खुदा के वास्ते तुम लोगों को कर लो। हमने तो अपना हिसाब देना है ना, हर इंसान। मगर ये ऐसे बदबख्त लोग हैं कि इन्होंने पूरी मुल्क का हिसाब देना है और उसमें ये फेल है। तो अपने पुरताइश जिंदगी के लिए जो कुछ करना चाह रहे हैं सायरा जी वो तो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सायरा जी, आपका इस पे पॉइंट आ चुका है। जहां तक बात रही आम आदमी की, गरीब आवाम की, एक आम पाकिस्तानी की, तो पाकिस्तान में अब गरीब के लिए जिंदगी गुजारने के काबिल बिल्कुल भी नहीं रही है और ये हमारे अवाम ही कह रहे हैं। इस मुल्क को छोड़ भी नहीं सकते, महंगाई ने हमारा जीना जो है वो दो भर कर रखा है, उसके साथ साथ खुदकुशी भी आराम है। मतलब अब जिंदा भी रहना है और इसी मुल्क में भी रहना है जो कि रहने के काबिल नहीं छोड़ा गया। बहुत शुक्रिया सायरा जी। किरण, आपकी तरफ आना चाहूंगी। जब ये इलेक्शन आते हैं तो फिर इन पार्टीज के जो मंशूर होते हैं वो सुनने वाले होते हैं, क्या ही जबरदस्त किस्म की बातें इनकी जानिब से, दावे इनकी जानिब से, वादे इनकी जानिब से तो किए जाते हैं, लेकिन फिर जैसे इलेक्शन हो जाते हैं और इक्तदार में आती है फिर सब कुछ भूल जाती है। क्या समझते हैं इस वक्त मंशूर किसका सबसे बेहतर है, पीपल्स पार्टी का या PMLN का?
देखिए आकाशा, जब भी इलेक्शंस आते हैं तो हर पार्टी की कोशिश होती है कि वो अपना मंशूर पेश करे और अपने दावे लोगों के सामने, लेकिन ये सियासी बयानात से ज़्यादा कुछ नहीं होते। हमने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस भी देखे, अब कश्मीर के आगे आप देखें कि यहाँ पर पहले तो हम ये देखना होगा ना कि पहले कौन सी पार्टीज थी जो बरसरे इक़्तिदार रही हैं। यही दो पार्टी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, और अब ये जो दोनों पार्टीज हैं एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात तराशी करती हुई भी हमें दिखाई दे रही हैं। सियासी बयानात भी सामने आ रहे हैं। मरियम साहिबा ने भी वहाँ पर जलसा किया, बिलावल साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं जो अपने जलसे वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन करना होगा, अवाम को देखना होगा, क्योंकि देखिए दोनों के पास एग्जाम्पल तो मौजूद है, एक के पास सिंध है तो एक के पास पंजाब है। तो हमें देखना होगा कि पंजाब की अवाम की सूरत हाल क्या है, कराची की सूरत हाल क्या। देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन समहाउ आप कह सकते हैं। देखें कुछ प्रोजेक्ट तो हैं जो मरियम साहिबा ने किए हुए हैं, लेकिन सिंध की अवाम, ख़ास करके कराची की अवाम की अगर बात की जाए तो वहाँ पर तो उनका तो कोई पुरसान हाल ही नहीं है। आप देखिए बिजली आ नहीं रही, पेट्रोल आपको मिल नहीं रहा, रोज़गार आप दे नहीं रहे, रोड्स की हालत आप देख लें, एजुकेशन और हेल्थ की तो हम बात ही नहीं करते ना। आप सिर्फ ये सिंध के अंदर बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि आप कहते हैं ना कि एक गुर्बत की लकीर तो छोड़ दें, जिनको अपना नाम लिखना उर्दू में या इंग्लिश में नहीं आता। तो ये हालात हैं एजुकेशन के, सेहत के। वो आए रोज़ हमारे सामने हेडलाइंस चल रही होती हैं, वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अवाम जो है ना, जिन्हें इलेक्शन देना है, इलेक्शन वाले दिन अपना वोट कास्ट करना है, जिन्हें इनको हुक्मरान सेलेक्ट करना है, मेरा ख्याल है कि देखिए सियासी बयान हर कोई देता है, अब अवाम को फैसला करना चाहिए कि हमें ये हुक्मरान चाहिए या नहीं चाहिए। और जब ये मंशूर लेकर आते नहीं चाहिए तो फिर क्या होगा? देखिए नहीं चाहिए तो ना वोट दें। वोट जब दे देते हैं और उसके बाद फिर देखिए तो नहीं कर रहे होते ना, वोट कास्ट करें। वोट कास्ट करना आपका हक है, लेकिन आप ये भी देखें ना कि आप उनसे अपना जवाब मांगे। आप कहेंगे जब जलसे जुलूस हो रहे हैं आप उनसे मांगे, वहाँ पे अपना सोशल मीडिया पे आप उनको टैग करके अपने जवाब मांगे कि आप क्या कर रहे हैं, आपने हमें क्या दिया। इतने सालों में कश्मीर में आपने कौन से रोजगार जो है वहाँ पे लोगों को मुहैया किए। अभी भी 1 महीने से जायद हो चुके हैं वहाँ पे लोग बैठे हुए, जिसकी वजह से कश्मीर के इलेक्शंस को 3 मरहलों में करवाने का फैसला किया गया। काशा तो कोई तो वजूहात होंगे ना, कोई तो रीजंस होंगी। आप देखें हर जगह पे जिस तरीके से महाज खुला हुआ है, तो वो लगे। और फिर ऊपर से जाके हम सियासी बयानात ऐसे दे रहे हैं कि हम जहाँ पर दूध की शहद की नहरें बहा देंगे। तो देखिए बिलावल साहब भी देखें एज अ ओपोनेंट आपका हक बनता है कि आप तनकीद करें मरियम साहब, बिल्कुल खुल के वो उनका हक है। लेकिन देखिए आप ये भी तो बताएं ना कि मरियम साहब पंजाब में क्या कर रही हैं और सिंध में आप लोगों की 17 साल से पार्टी जो है वो मौजूद है, तो आप लोगों ने अवाम को क्या दिया? रोड्स दी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। देखिए कंपैरिजन तो फिर इसी बात पे होता है। देखिए सिर्फ सियासी बयानात कह देने से या बोल देने से तो नहीं होता। अवाम भी अब देखें कहीं ना कहीं होश के नाखून ले। अब बहुत आसान है, आप डेटा निकाल सकते हैं, आपके सामने प्रोजेक्ट्स हैं कि जहाँ पर मरियम ने फिर भी देखिए ख़वातीन के लिए कुछ ना कुछ किया हुआ है। जहाँ पर आप देखें पूरे पंजाब के अंदर बहुत सारी ऐसी कैंपेन्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। हम नेम नहीं लेते किसी, क्योंकि हम कोई पार्टी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे सामने है कि देखें बेशक वो कुछ टाइम के लिए कर रही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अवाम को करते हुए दिखाई दे रही है। जिस तरीके से पिंडी का आप देख लें फ्लाईओवर बना है, वहाँ के जो मार्केट है वो किया जा काफी। देखिए इनिशिएटिव तो काशा लेना होगा ना। हमारा मसला ये है कि हम कंपैरिजन में आ जाते हैं, काफी तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, हमें बेसिक जो ठीक करनी है। हमारे तो बेसिक्स नहीं ठीक ना, हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, रोजगार नहीं है, हमारी यूथ जो है बहुत एनर्जेटिक नहीं है, हालात बहुत खराब है, महंगाई बहुत ज्यादा है, गुर्बत बहुत ज्यादा है, महंगाई तो जो कोई पढ़ भी गया पाकिस्तान में किरण उसके पास जॉब नहीं है। सबसे बड़ी बात आपका पॉइंट यही तो बात कर रही हूँ कि महंगाई की तो आप बात करते हैं। आए रोज जो अब ये हमारे यहाँ एक सिलसिला शुरू हो गया, आए रोज पेट्रोलियम स्टॉक, तो वो सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ता, वहाँ पे जिंदगी से शुरू होने वाली हर चीज किरण इस पे मुझे आपसे लेनी है कि योमिया बेसिस पे जो पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये कर क्या रही है हुकूमत, क्या चाह रही है, इस पर भी बात होगी। और पीटीआई कहाँ पे स्टैंड करती है इस वक्त, क्योंकि पीटीआई जो है कहीं दूर हमें कोने में बैठी नजर आ रही है इस वक्त। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा
मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे जब भी हुकूमत से सवाल किया जाता है या हुकूमत से पूछा जाता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि जब आपना हॉर्मस पाकिस्तान के लिए खुला है सो हालात इतने ज़्यादा ख़राब क्यों हो गए हैं। सो हमें फिर बताया जाता है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही हैं और आए दिन बढ़ते ही जा रही है। सो जैसे पाकिस्तान में भी हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं, हमें दूसरे ममालिक की मिसालें भी दी जाती हैं। जब सवाल किया जाता है तो फिर दूसरे ममालिक का नाम भी कहीं ना कहीं से आ जाता है। सो अब समझ नहीं आ रही कि हम ज़्यादा दूर तो कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पे रहेंगे, हम भारत की या बांग्लादेश के हवाले से बात करेंगे कि वहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। और इसके साथ ही अनवर रज़ा साहब, अब समझ नहीं आ रही कि सर अवाम को असल टीका इस वक्त लगा कौन रहा है। आकाशा, मुझे ज़रा इजाज़त दीजिएगा, पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जी। देखिए, हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ते हैं ना, इसकी वजह आलमी मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने की अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन जो आपने पेट्रोलियम लेवी लगाई हुई है, जो आपने टैक्सेस लगाए हुए हैं, वो जो पैसा आपके पास आता है उससे हुकूमत अपने अखराजात पूरे करती है और अल्हम्दुलिल्लाह इतने अखराजात पूरे करती है कि वो आपकी और मेरी जेब से निकलते हैं। ये वजह है हमारे यहाँ पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें बढ़ना। दूसरी बात, कितना इलॉजिकल है, कितना गैर फितरी ये फैसला है कि रोज़ाना की बुनियाद पर आप पेट्रोलियम प्राइसेस में को इंक्रीज़ करेंगे या उसको कम करेंगे। आप मुझे बताइए, जब कराची से मुल्क के दूर दराज इलाकों में पेट्रोल जाएगा, 2 दिन बाद पहुंचेगा, तो क्या दूसरे दिन उसकी कीमत वही रहेगी? मुझे बताइए, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? फिर ये बात दुरुस्त है कि जो पेट्रोलियम आपने जो उसको बिजली के बिलों में उसको एडजस्ट करना है, पेट्रोलियम प्राइसेस को एडजस्ट करना है, फ्यूल प्राइस को, वो कैसे एडजस्ट किया जाएगा? फिर आगे आ जाए। आप मुझे बताइए कि इस फैसले से आवाम को क्या मिलेगा? दूसरी बात, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, 8,500 रुपये आप कहते हैं कि ख़त गुर्बत से नीचे जो कमाता है वो गरीब है। आपके यहाँ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो 14,000 रुपये गरीब आदमी को देते हैं। अच्छा, फिर आप ज़रा आ जाइए, आप हुकूमती फ़ैसलों को देखिए। आपकी जो नाकिस पॉलिसीज़ हैं, जो आपके डिसीजंस हैं, वो आपकी कारकर्दगी को मज़ीद मनफी रुझान की तरफ लेकर जा रहे हैं। लोग आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। देखिए, आप अगर वोट लेट्स सपोज किसी भी निशान जो आपको मिला, किसी सियासी जमात को या किसी आज़ाद उम्मीदवार को, आप वोट अगर उसको डालती हैं, नतीजा किसी और के हक़ में निकलता है, तो फिर आपका जमहूरियत पर क्या रह जाएगा कि आप बड़े जमहूरी निज़ाम की बात करते हैं। जमहूरी निज़ाम ये है क्या कि जब भी किसी ने इक़्तिदार में आना हो, मैं मेंशन नहीं करूँगा किसी सियासी जमात का नाम, जब भी किसी ने इक़्तिदार में आना हो तो वो गैर जमहूरी रवैये इख्तियार करते हैं, गैर जमहूरी इक़दामात करते हैं। यू अंडरस्टैंड कि वो आप देखें ना कि आप सियासी इक़्तिदार को एक तरफ छोड़ते हैं तो फिर आप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ बढ़ते हैं, फिर जब किसी के सहारे से आप हुकूमत में आते हैं तो फिर आप गलत फैसले करते हैं, फिर आप उतने मजबूत नहीं होते, फिर आप जमहूरियत की बात नहीं कर सकते। फिर और बड़ी बात, आप जमहूरियत की बात करते हैं जब आप इत्तेहादी हुकूमत बनाते हैं तो फिर आप इसी तरह के फैसले करते हैं। फिर यही होता है कि वफाक में तो आप अस्करी जो बॉन्ड है उन्होंने आपको जोड़ा हुआ है, तो फिर आप जब जीबी में जाते हैं या फिर आप आज़ाद कश्मीर में के इंतखाबात में आते हैं तो फिर आप अपने मंशूर की बात करते हैं, फिर आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। ये है आपकी जमहूरियत। हमारे यहाँ सबसे पहले तो जो सियासी जमातें हैं उनमें जमहूरियत लाने की ज़रूरत है। तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने दौरे हुकूमत में बड़ी संगीन गलतियाँ की हैं, वो कोई भी सियासी जमात हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, नून लीग हो। अब जब आप इक़्तिदार से हटते हैं तो फिर आपको आइन याद आता है, फिर आपको रूल ऑफ लॉ याद आता है, इंसानी हकूक़ याद आते हैं, फिर आपको पेका जैसे कवानीन, काले कवानीन नज़र आते हैं। देखिए, जब आप हुकूमत में होते हैं फिर आपको ये फैसले करने की ज़रूरत है कि जब आप अपोजिशन में होंगे तो फिर आप पर इस तरह का कड़ा वक्त नहीं आएगा। आप देखिए ना, जो कवानीन आप बनाते हैं जब आप अपोजिशन में जाते हैं, जब आप पे कड़ा वक्त होता है तो वही कवानीन आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या इन हुकूमतों को नहीं पता? क्या आप अपने छोटे छोटे मफादात के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते? मुझे बताइए, इस वक्त कौन सी ऐसी सियासी जमात है बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है? आप मुझे बताइए ना, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, वो अपोजिशन है। अगर वो आज तगड़ी अपोजिशन होती, वो आवाम के मसाइल पर बात करती तो और पोजीशन होनी थी। आप मुझे बताएं, उनकी अपनी वफाकी और सूबाई जो क्या लीडरशिप है उनमें फैसला साजी की कमी है, उनमें एतमाद की कमी है, उनके अपने अंदरूनी इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं कि वो हुकूमत से क्या लड़ाई करेंगे, हुकूमत से क्या अपने राइट्स लेंगे। देखिए, अली इमरान साहब बात कर रहे थे ना, क्या आपके पास बंदूक है, आप बंदूक के जरिए जाएंगे? नेवर एवर, अब नहीं हो सकता। आप तहरीक चलाएंगे, तहरीक के लिए आपको आवाम का एतमाद होना चाहिए। इमरान खान के अलावा आप बाहर जो लीडरशिप इस वक्त मौजूद है वो किसी पर भी एतबार करने को तैयार नहीं। 3 बरस हो चुके हैं, आपने अपोजिशन का क्या किरदार अदा किया? फिर आप कहते हैं हम सड़कों पर आते तो हमें गोलियां मारी जाती हैं। कि सड़कों पर आने के लिए देखिए ना, आप पुरअमन एहतजाज ज़रूर कीजिए, आप अदालतों का सहारा लीजिए, आप पार्लियामान के अंदर जो कमज़ोर सियासी इस वक्त आपका मेयार है उसको बेहतर कीजिए ना। आप कहते हैं कि हम कमेटियों से निकल गए हैं तो फिर आप दोबारा कमेटियों में जा रहे हैं, पर प्रिविलेजेस आपके वही हैं, गाड़ियाँ भी आपके पास मौजूद। देखिए, आपको अपनी भी तर्ज सियासत को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर आपने
इमरान खान का नाम बेचना ही है और यकीनन वोट उन्हीं का है, तो फिर आपको अपना भी तो कोई किरदार होना चाहिए। आपके अपने अंदर इत्तेहाद होगा तो फिर आप इंतखाबात की तरफ जाएंगे, आप हुकूमत को क्रिटिसाइज करेंगे, आप सड़कों को गर्म कर सकेंगे। अदरवाइज फिर आपके साथ यूं ही होता रहेगा, ना तो फिर आपको कानून की तरफ से इंसाफ मिलेगा, ना पार्लियामान के अंदर आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, ना लोग आपके कहने पर अब सड़कों पर निकल आएंगे। लिहाजा अपोजिशन को भी ये सोचना होगा। अब आते हैं हुकूमत की तरफ। कैसा खूबसूरत जमहूरी निज़ाम में हुकूमत है कि आप वफाक में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इकट्ठे हैं, जीबी में भी वो अलग थे और आज़ाद कश्मीर में भी अलग हैं। इसको कहते हैं कि जब मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, जब ये दूर जाते हैं इनको लगता है कि हमें आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट लेनी है, फिर इन्हें एक दूसरे में कीड़े नजर आते हैं। जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आपको सब कुछ बेहतर दिखाई देता है, जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपको निज़ाम में खामियां नजर आती हैं। ये खामियां आपको जब आप इक़्तिदार में होते हैं, हुकूमत में होते हैं, उस वक्त नज़र क्यों नहीं आती? उस वक्त आपके आँख कान बंद होते हैं, उस वक्त आपको कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए नहीं दिखाई देता कि आप गैर जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में आते हैं, तो फिर उस गैर जमहूरी तरीके से जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो आप कमज़ोर होते हैं, फिर आपके ऊपर फैसले मुसल्लत किए जाते हैं, फिर आपको आवाम का नहीं, फिर आपको जो लोग लेके आते हैं आपको उनकी सुननी पड़ती है। और ये तमाम सर वही हो रहा है। और आकाशा ये तमाम सियासी जमातों ने किया, किसी एक जमात ने नहीं किया। तो फिर ऐसे में आवाम का कौन सुनेगा? देखिए, चलिए मुझे बताइए ना कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने सफारती तौर पर आपको आगे लेके चले, मार्का हक हुआ, उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें एक सफारती एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को किसने अवेल करना है? हुकूमत ने। आकाशा किसने करना है? अगर आप अपने कर्जे आधे भी माफ करवा लें तो मुझे बताएं मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आप अपने अखराजात कम, आपको पता है एक कमेटी बनी थी अखराजात कम करने के लिए गवर्नमेंट ने, मुझे बताएं गवर्नमेंट ने कौन से अपने अखराजात कम किए हैं? ये लेवी और पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हमारी जेब से निकालेंगे, अपने अल्ले तल्ले पूरे करेंगे। चले अनवर रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ अभी भी हैं, लेकिन किरण आपकी तरफ आना चाहूंगी। किरण, जिस तरीके से अनवर रज़ा साहब ने भी बात की है, लेकिन इनकी अयाशियाँ नहीं ख़त्म हो रही हैं। ये फिर एक तरफ गरीब पर सारा बोझ जो है वो डाले जा रहे हैं, अपने 11 अरब के जहाज़ जो हैं वो भी लिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि 1.8 अरब रुपए का ब्यूरोक्रेसी को एक नया तोहफा दिया जा रहा है। इदारे नए से नए इदारे बनाए जा रहे हैं और फिर ये भी हमें बताया जाता है कि इदारे तो बनाए जा रहे हैं लेकिन पहले वाले इदारों से सही से परफॉर्म भी नहीं हो पा रहा। फिर हम कहते हैं अगर वो इदारे बंद कर दें, अगर वो इदारे जो है सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अपना ही काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ें आप देख लें वो भी नहीं हो पा रही हैं। सो सारा बोझ जो है वो इस वक्त एक आम आदमी के कंधों पर है। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात कही है। बोझ तो आम आवाम ही बर्दाश्त करती आई है और अभी भी कर रही है। और ख़ास करके अगर अभी हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात करें आकाशा, तो अभी मैं कुछ देर पहले ही मार्केट से वापस आई हूँ, तो इस वक्त एक टमाटर जो है ना वो आपको 400 से 450 में फ़रोख्त होता हुआ मिल रहा है। तो आप सोचिए, ये तो रोज़मर्रा की अशिया हैं जो हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, जिसको चाहिए। तो सोचिए कि वो एक इंसान जिसकी दिहाड़ी ही 1000 रुपये है, वो घर जाते हुए सिर्फ 400 के टमाटर लेके जाएगा और 400 को कुछ सब्जी लेके जाएगा, क्योंकि शिमला मिर्च कोई भी सब्जी बात कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारे हुक्मरानों को रेट्स भी पता नहीं होते ना। वो कहते हैं हमने नीचे वाली जो सारी कैबिनेट बनाई हुई है वो किस लिए बनाई हुई है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं और इदारों की जो उनकी तमाम तर चीज़ों की एक रिपोर्ट है वो किसने लेनी है, किसने इनको बताना है कि इनके काम क्या हैं, किस तरीके से काम। आज भी मार्केट में एक दुकानदार इसलिए रो रहा है कि भाई मंडी से ही हमें एक चीज़ इतने की मिल रही है, लेकिन वहाँ पे बैठा हुआ जो फ़रोख्त कर रहा है डीलर है, वो उसके जो है वो काला धंधा जो है सारा पैसा उसकी जेब में जा रहा है। हम तो सिर्फ एक दुकानदार हैं, 10 रुपए का हमें मिल रहा है। और अभी भी कल हमारा जो चीज़ चल रही थी कि हमारे डीलर हजरात कह रहे थे कि भाई हमें जो 8 रुपए 1 लीटर के ऊपर मिल रहे हैं वो भी हमारे लिए कम है, तो 15 रुपए किया जाए। तो इसका मतलब आकाश सीधा सीधा देखिए कि अभी जो 322 रुपए पेट्रोल मिल रहा है और रात को फिर से जो बढ़ा है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 7 रुपए मजीद आम आदमी को बर्दाश्त करने, क्योंकि वो टैक्स जो है ऐड होगा लेवी की मद में, टैक्सेस की मद में, पेट्रोल की कीमतों में। और पेट्रोल की कीमतें किसने अदा करनी है? एक आम आदमी ने, मैंने और आपने करनी है। इनकी जेब से तो कुछ नहीं जाता, क्योंकि हमारे पास तो और कोई तरीका, कोई रास्ता है ही नहीं जहां से हम अपने पैसों को पूरा कर सके। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक इजी टारगेट है, वो यही है कि हमने अवाम की जेब से पैसा निकालना है। और अवाम की जेब से पैसा निकालना है तो सबसे आसान टारगेट है कि बिजली महंगी कर दो, पेट्रोल को महंगा कर दो और उसके पैसों को जो है वो अपनी अय्याशियों पे लगा लो। इदारे हम बनाते जा रहे हैं, लेकिन जो पुराने वाले इदारे हैं अगर वो काम नहीं कर रहे तो फिर उनको बंद कर दें, उनको भी रखना है। मजीद आपने बोझ भी अवाम के ऊपर डालना है, क्योंकि जैसी सी बात है जब एक इदारा बनेगा। किरण, आपका इस पे पॉइंट आ चुका है, बहुत शुक्रिया। अली इमरान साहब, ये चीज़ें तो सार चल ही रही हैं, हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें देख रहे हैं किस तरीके से बढ़ रही हैं, बिजली के जो टैक्सेस हैं, बिजली की जो कीमतें वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, गैस की बात कर ली जाए वो भी बहुत ज़्यादा, अशय ख़ुरनोश, अशय ज़रूरिया, हर चीज़ की कीमतें जो है सर इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। लेकिन
कुछ इदारे ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अभी भी हवस जो है वो नहीं मिट रही है। वो कह रहे हैं कि भाई हुकूमत क्यों इतना मुनाफा ले रही है, हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा, आवाम तो रही दूर की बात, हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा। सर, मोबाइल पैकेजेस की कीमतों में 19 से 33% तक का इजाफा जो है वो सामने आ रहा है और माहाना कॉल और डेटा पैकेजेस 500 रुपए तक महंगे कर दिए गए हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने अपने बिलों में 33% इजाफे की मंजूरी भी हासिल कर ली है। हर किसी को इस वक्त अपनी पड़ी हुई, ये मेन जो लोग हैं इनकी बात कर ली जाए, आवाम का अभी भी कोई नहीं सोच रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, देखें, हम बार बार ये बात करते हैं, हमें इस मसले की बुनियाद को समझने की जरूरत है कि आखिर ये मसला पैदा कहाँ से हुआ। आपको याद होगा कि जुल्फकार अली भुट्टो ने, आपने पढ़ा होगा, अब ऑब्वियसली आप उस वक्त पैदा नहीं हुई होगी, जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि इस मुल्क पर सिर्फ 22 खानदान जो है उनका कब्जा है और वो तमाम चीजों को कंट्रोल करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क में 122 खानदान हो गए जो सारी चीज को कंट्रोल करते हैं, और उसको मैं 1 मिनट में कंक्लूड कर दूंगा आपको। देखिए, 1994 के अंदर, 1994 के अंदर बेनजीर भुट्टो ने पहला IPP मुआहिदा किया, प्राइवेट बिजली घर जो बिजली बनाकर हुकूमत पाकिस्तान को बेचेंगे। उस मुआहिदे के अंदर ज्यादातर जो कंपनियां थी वो पाकिस्तान के सियासतदानों की कंपनियां थी, जो आज भी हैं। इन्होंने किया क्या कि इन्होंने बाहर अमेरिका, कनाडा से कुछ लोग पकड़े जो पाकिस्तानी नहीं थे, उनके नाम पर इन्होंने कंपनियां बनाई, उन कंपनियों के साथ इन्होंने मुआहिदे किए, और उसमें 4-5 चीजें जो इंतहाई खतरनाक थी। वो पहले नंबर 1 ये थी कि अगर पाकिस्तान जो हुकूमत है जब बिजली खरीदेगी तो वो पाकिस्तानी हुकूमत डॉलर्स में खरीदेगी। नंबर 2 उसमें इनका यह था कि अगर ये जो हम कैपेसिटी चार्जेस की बात की गई कि अगर हम बिजली पैदा करें या ना करें, हुकूमत पाकिस्तान बिजली ले ना ले, उसको पैसे हमें जरूर पे करने होंगे। और जो तीसरी शिक थी वो ये थी कि अगर हुकूमत पाकिस्तान हमारे साथ किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करेगी तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप जाएंगे और पाकिस्तान के जो एहसास बैरून मुल्क है उनको जब्त कर लिया जाएगा इनके बाद में। अब ये बात इसलिए मैंने की कि अब आपको मैं आगे बता सकूं कि फिर इन्होंने किया क्या। उसके बाद ये सारे लोग मजबूत होते गए और इन्होंने अपने इस मुल्क के अंदर बैंक और इंस्टीट्यूशनल जो इदारे थे वो बड़े बड़े इदारे खरीदे, बैंक खरीदे, और उन बैंकों से आज ये खुद कर्जा लेते हैं, कर्जा लेकर खुद इस्तेमाल करते हैं, अपनी याशियों में उड़ाते हैं, और वो कर्जा पे कौन करता है? पाकिस्तान की आवाम। ये बात समझने की कोशिश करें कि जिनके बिजली घर थे उन्होंने बैंक बनाए, उन बैंक से जो कर्जे लेती है हुकूमत, तो आखिर में बेनिफिशियरी कौन है? ये जो लोग आज इक्तदार में बैठे हैं यही बेनिफिशियरी है। इनके डिब्बे खड़े बच्चे जिनको बात करने की तमीज नहीं, जो मैट्रिक पास नहीं कर सके, अरबों में खेलते और पूरे पाकिस्तान की जो अवाम है उसका खून निचोड़ते हैं। फिर बात की रजा साहब ने कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कहती है वो बाहर क्यों नहीं आती। भाई हम बार बार ये कह चुके हैं कि हम कब तक लोगों के बच्चों को मरवाएंगे। आज भी 14,000 लोग हमारे पाकिस्तान की जेलों में पड़े हैं। हमारे लीडरान में बार बार जब रिपीट करता हूं कि उसमें मतलब आलिया हमजा से लेकर यास्मीन राशिद से लेकर इजाज चौधरी से लेकर चले, वो तो उस स्टैचर के लोग थे जो बर्दाश्त कर सके हैं। जिन बच्चों को 26 नवंबर को जिनके सरों में गोलियां मारी गई, जिन माओ के बच्चे थे, जिनके वो भाई थे, जिनके वो मियाँ थे, हम उनको क्या जवाब दें? हम ये कहते हैं कि अगर हमें इजाजत दी जाए, इजाजत से मुराद हम ये कहते हैं कि हम पुरअमन एहतजाज। अभी हमने इस्लामाबाद में एहतजाज करने की कोशिश की, हमारे पार्लियामेंटेरियंस नेशनल असेंबली के अंदर बंद कर दिया गया, कुछ को पार्लियामेंट्री लॉजेस के अंदर बंद किया गया और बाकियों को केपीके हाउस के अंदर बंद कर दिया गया। सर, अनवर रजा साहब ये कह रहे हैं, अनवर रजा साहब कह रहे हैं अगर बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से बात करते हैं या मुलाकात की आप बात करते हैं तो उस चीज से हटके अगर अवाम के हुकूक की बात कर लें तो आपकी बात सुनी भी जाएगी और अवाम का एतमाद भी आप पे बहाल होगा। देखिए आकाशा, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम अब इतनी बाशऊर हो चुकी है कि उनको हर चीज की समझ। बहुत शुक्रिया अली इमरान साहब, आपका इस पे पॉइंट आ चुका है। किरण, कुछ कहना चाह रही हैं? बिल्कुल, मैं कहना चाह रही थी, आपने कहा कि टेलीकम्युनिकेशन जितनी भी कंपनीज हैं उन्होंने टैक्स जो है वो बढ़ा दिया है, लेकिन आप आकाशा आप खुद भी मोबाइल यूज़र हैं और जहाँ पे जितने देखने वाले हर कोई टैक्स, पहले जो एक पैकेज आपको 200-300 में मिलता था अब 1000, 2000, 3-3 में मिल रहे हैं, लेकिन सर्विस का मेयार आप देखें डे बाय डे पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद जैसे शहर में आप रेगुलर बाहर चले जाएं तो कॉल्स भी नहीं मिल रही होती, इतना पैथेटिक होता जा रहा है। तो ये सवाल भी तो कोई इनसे कर ले कि सिर्फ टैक्सेस बढ़ाने हैं या सर्विसेज के मेयार को भी बेहतर करना है आवाम को, क्योंकि वैसे तो कुछ है नहीं। अब जो लोग इसी के थ्रू, क्योंकि टेलीकॉम के थ्रू ही लोग आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब नेट नहीं आएगा तो आपके काम, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी रुक जाएगी। लेकिन मैं देख रही हूँ स्पेशली खास करके कि जितनी भी कंपनीज हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगी, जितने भी नेटवर्क्स हैं उनकी तमाम की सर्विसेज जो हैं वो डे बाय डे खराब हो रही हैं और कोई और हुकूमत जो है बस इनको पैसा दिए जा रही है, उनको टैक्स बढ़ाने की इजाजत दे रही है। लेकिन भाई उनसे सवाल भी तो कर लो, टैक्स तो बढ़ा रहे हो, पैकेजेस भी बढ़ा रहे हो, तो सर्विस का मेयार भी बेहतर कर लो। सर्विस का मेयार, किरण आपका पॉइंट जो है वो अवाम ने नोट डाउन कर लिया और उस पर जो है वो सवाल भी जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया किरण।
बहुत शुक्रिया अनवर रजा साहब, आज आप ही हमारे साथ सर मौजूद थे। डॉक्टर इमरान और सायरा बानो, आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान आगाशो यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।